हेलो बच्चों, मैं आज जो आपको पढ़ा रही हूँ अमीर वर्ग संगठन और स्वरूप के बारे में पढ़ा रही हूँ। उसमें ऐसा है कि हाँ, इस वर्ग के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वो ये है कि ये अमीर और अभिजात्य वर्ग जो था वो बहुत ही संगठित और शक्तिशाली वर्ग था और शासन कार्य में इनकी प्रमुख भूमिकाएं थी। अब ये जो मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि इल्तुतमिश के समय में जो तुर्कान चहलगानी था 40 गुलामों का दल था। इल्तुतमिश के राज्यकाल में इसका बहुत ही प्रभाव रहा। खिलजियों के दरबार में वार वार सरदार था और तुगलकों के समय में सादा जो अमीर थे वो सादा अमीर का वर्ग बड़ा शक्तिशाली और संगठित दल था। इसके अलावा भी कुछ दल जो ऐसे थे जो जाति आधार पर बटे हुए थे, जिसमें अब्सीनियन, खोरासानी, अफ़गान और मंगोल ये भी मतलब दूसरे दलों की अपेक्षा शक्तिशाली थे। तो इस तरह के ये दल जो थे शासन कार्य में प्रमुख भूमिकाएं निभाते थे। तो अमीरों का उत्थान जो तो हुआ था वो एक आकस्मिक था और इसमें वे सब परिस्थितियां नहीं थी जिसके कारण दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। मोहम्मद घोरी की जो है वह पृथ्वीराज चौहान पर विजय के बाद हिंदुस्तान में साम्राज्य स्थापना का कार्य केवल मोहम्मद घोरी के जो योग के पौरुष और रण कुशलता का ही परिणाम था। और यह उस परिणाम नहीं था, अपितु उत्तरी भारत के विजय की नीति अभिजात्य वर्ग या अमीरों के सहयोग से ही पूरी हुई। यानी कि वो बिना सहयोग के मोहम्मद घोरी अकेला कुछ नहीं कर सकता था और इसने जो है अलग अलग प्रदेश जीते और यही वर्ग जो है अभिजात्य वर्ग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन गया था। कौन सा? अमीर वर्ग। इस वर्ग के कई सदस्य जो थे वो पहले दास के रूप में थे, फिर धीरे धीरे वो अमीर दास के रूप में भी अपना जीवन व्यतीत करने लगे और फिर वे मतलब एक तरह से प्रशासन के प्रति अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देने लगे। तो मतलब धीरे धीरे ये जो वर्ग है उनको मलिक की उपाधि तो कभी खान की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। इनकी व्यक्तिगत श्रेणी, इनकी उपाधियाँ और सूबा जो इनको सूबा यानी कि जो क्षेत्र दिया जाता है ना इनको मतलब प्रांत जो दिया जाता है उसको कहते हैं। तो उसमें मराठी पर आधारित थी और ये एकता तथा शासकीय पद पर वंशानुगत नहीं थे। सुल्तान की इच्छा पर ही निर्भर थे। सुल्तान चाहता तो छीन भी सकता था और सुल्तान चाहता तो वो उन्हें दे भी सकता था, है ना। तो इस तरह से सुल्तान के इच्छा पर ही इनकी ये निर्भर था। अभिजात्य वर्ग में जो दूसरा स्थान है वो उलेमाओं का था कि अपने में ही एक अभिन्न जाति थी। उलेमा जो थे वो पढ़े लिखे लोग थे और इस्लामी जो कानून है और इस्लाम का ज्ञान जो है उन्हें बहुत अच्छा होता था, तभी उनको उलेमा कहा जाता है। जिस तरह से हमारे पंडित होते हैं ना जो वे हिंदुओं में पंडित होते हैं, वैसे मुसलमानों में उलेमा होते हैं जिनको कुरान, हदीस और इन सब का बहुत अच्छा अध्ययन इनका होता है और वे मतलब उसके आधार पर प्रशासन में जो है राजा को जो है राजा यानी सम्राट या सुल्तान जो है उसको राय देते थे। तो ये भी मतलब इसमें उलेमाओं का वर्ग था जो अपने में ही एक अभिन्न जाति थी। सल्तनत काल की राजनीति में इनका जो है उलेमाओं का यूँ मतलब योगदान था और वे सहयोगी के रूप में सुल्तान को जो है वो करते थे, मतलब राय देते थे।
इसके अलावा सल्तनत काल में प्रथम 3 वंशों जो है इलबारी तुर्क थे, खिलजी थे। तुगलक के समय में भी समय समय पर अभिजात्य वर्ग में नए तत्वों के समावेश ने उनके संगठन को अत्यधिक प्रभावित किया और कतिपय पुराने वर्ग को समाप्त कर नए वर्ग की स्थापना की। इन परिवर्तनों का जो हम अध्ययन करें तो उनका अभिजात्य वर्ग के संगठन पर बड़े प्रभाव की जानकारी जो है संगठन पर बड़े प्रभाव की जानकारी के लिए तीनों वंशों के समय में इस वर्ग का जो है हमें जो है वर्णन मतलब थोड़ा अध्ययन करेंगे तो उससे हमें बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है ना। 13वीं शताब्दी में भारतीय तुर्की दास नौकरशाही जो है वो उसके संयुक्त कुटुंब की जो आरंभिक स्थिति थी और अभिजात्य वर्ग के सदस्य अधिकतर तुर्क थे और खिलजी और ताजिकों का वर्ग भी अर्थपूर्ण था। मोहम्मद गोरी के समय में जो है इनको जो है संरक्षकता प्राप्त थी और इनको मतलब हिंदुस्तान की कई उपजाऊ और संपन्न क्षेत्र दिए गए थे और वहाँ वे जो है रहते थे, मतलब उसमें शासन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करते थे। जातीय संगठन जो है तुर्क अभिजात वर्ग का जो है प्रमुख लक्षण था कि वो सुल्तान मुइजुद्दीन केकुवात के शासन के अंत तक ये जो है बने रहे थे। इलबारी तुर्क के अभिजात्य वर्ग के बाद दूसरा शक्तिशाली जो संगठन था जो है विदेशियों में वो ताजिक का था। तो ताजिक जो थे वो ईरान से आए थे और इनका जो वर्ग है प्रभावशाली था और इन पदों पर आसीन थे। मध्य एशिया की गतिविधियों तथा मंगोल आक्रमणों के कारण अनेक राजवंश के जो शहजादे और तथा परिवार व्यवसाय की खोज में हिंदुस्तान आ गए थे। इल्तुतमिश तथा उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा सम्मानित व्यवहार प्राप्त करने में सफल हुए थे। मलिक फिरोज शाह, मलिक अलाउद्दीन और मलिक इजाजुद्दीन इसी प्रकार के शहजादे थे जो इल्तुतमिश के अभिजात्य वर्ग में सम्मिलित थे। जो सिराज जो है ये उसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय में उसने अपनी पुस्तक में बताया है कि फिरोज शाह के समय में तुर्की सैनिकों द्वारा अनेक ताजिकों का वध किया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि उसके समय में बहुत ज़्यादा ताजिक की संख्या ज़्यादा होगी, अधिक होगी। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय में अनेक ताजिकों को पदों से हटा दिया गया था, परंतु फिर सुल्तान जो है नासिरुद्दीन के समय में जो है ये ताजिक जो है महत्वपूर्ण पदों पर आ गए थे और तुर्की अमीरों के साथ मिलकर के ये लोग जो है मिलकर इमादुद्दीन रेहान के पतन के लिए सक्रिय थे। हिंदू जो थे जो कि कर देने वाले अमीर थे, दरबार में समय समय पर ये भी उपस्थित होते थे और इनकी तादाद भी अच्छी थी, लेकिन राजनीतिक योगदान जो माने तो वो इतना नहीं था। ये जो है तुगरिल बेग का जो विद्रोह हुआ था, तो ये पकड़ने में ये जो हिंदू अमीर थे वो बहुत ही सक्रिय रहे थे और उनके साथ जो दरबार में जो व्यवहार होता था वो भी सम्मानित रूप से होता था, है ना, सम्मानपूर्ण व्यवहार होता था। बलबल ने भी हिंदू कर देने वालों को शांतिमय ढंग से बने रहने की नीति अपनाई थी और केकुवात की मृत्यु के बाद
है ना। जब सुल्तान जलालुद्दीन ने कड़ा के विद्रोही मलिक छज्जू के विद्रोह सेना भेजी थी, विरुद्ध सेना भेजी थी, तो राय वीरम देव जो कोटल तथा राय भीमदेव ने बलबन के वंश के प्रति निष्ठा के साथ जो है मलिक छज्जू की सहायता, अरे मलिक छज्जू को जो निष्ठा के कारण, तो राय वीरमदेव कोटल तथा राय भीमदेव ने बलबन के वंश के प्रति निष्ठा के कारण जो है मलिक छज्जू को वो सहायता दी थी। अमीर को एक वर्ग जो था अबिसिनियन जो वर्ग था, ये मतलब रज़िया सुल्तान के समय में जो याकूत था वो एक हबशी था, तो ये वर्ग भी था जो एक तुच्छ वर्ग था। लेकिन कुतुबुद्दीन के समय में मलिक रूमी का जो है अवध का मुक्ति बन गया था, और नासिरुद्दीन कुबाचा का एक अमीर मलिक सिनानुद्दीन था जो सिंध और देवल का मुक्ति था। रज़िया के समय में भी याकूत का जो है वो प्रभाव बढ़ गया था, जिसको मतलब इल्बारी तुर्क सहन नहीं कर पाए थे, और रज़िया का जो है वो याकूत के प्रति हमदर्दी और प्रेम भी बढ़ गया था, और इल्बारी तुर्कों को पसंद नहीं था, तो इन्होंने उसका पतन भी कराया था, उसको मार डाला था। फिर रज़िया अकेली रह गई थी बाद में, और वो इल्तुनिया से शादी करने को विवश हुई थी। बंगाल का जो था अल्तुनिया, उससे। तो और फिर बाद में उसके दोनों भाइयों ने जो है सेना भेज करके, सौतेले भाई रज़िया के, जिन्होंने सेना भेज करके उसको मतलब ख़त्म कर दिया था रज़िया को। इल्बारी तुर्कों के उत्तराधिकार के समय में नए मुसलमान जो कि पहले ही मंगोल थे उनका भी प्रभाव था। उत्तराधिकार के समय में इल्बारी तुर्कों के जो उत्तर यानी परवर्ती काल बोलना है ना, इल्बारी तुर्क के परवर्ती काल में यानी कि बाद के समय में नौ मुसलमानों का जो है, ये जिसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, इन्हीं ने मतलब नौ मुसलमान नाम दिया था। किसको? मंगोलों को दिया था, क्योंकि मंगोलों का एक विद्रोह हुआ था, और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो इस उम्र में यानी कि 90 साल के करीब उसकी उम्र थी, और ऐसी उम्र में वो उन्होंने जो मतलब उनके विद्रोह का वो सामना नहीं कर सकता था, तो बाद में उनको नौ मुसलमान करके दिल्ली में उनको शरण दी थी, जो मंगोलपुरी के नाम से वो जगह प्रसिद्ध है। तो मंगोलों का प्रभाव बढ़ा था, और बलबन के समय में इनमें से कुछ सम्मानित पदों पर भी आसीन थे। सुल्तान केकुवात के राज्यकाल में अनेकों उच्च पद इन्हें प्राप्त हुए, परंतु इल्बारी तुर्क इनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से इतने भयभीत हो गए कि इनमें से अधिकतरों का इन्होंने वध कर दिया था। अब जो है अफ़गान अमीरों का नाम आता है, तो अफ़गान अमीरों की उत्पत्ति भी इल्बारी तुर्कों के समय में ही आरंभ हुई थी, और उन्होंने मोहम्मद गोरी की सैनिक कार्यवाही में बहुत ही सक्रिय रूप से योगदान दिया था। पर पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें 12,000 अफ़गान घुड़सवार उपस्थित थे, और मलिक मोहम्मद जो उसका जो नेता था वो मलिक मोहम्मद लोदी था, और मोहम्मद गोरी ने उसके भाई को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अफ़गानों को आश्रय दिया था, और उसके भी कई अमीर थे। तो इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारों के समय में
ज़्यादा मतलब इनकी प्रगति नहीं हुई और बलबन को अफ़गानों पर अत्यधिक विश्वास था। इसलिए जलाली का नवनिर्मित जो दुर्ग था, वो दुर्ग विजय करने के बाद उसने जो है उस अफ़गान अमीरों को सौंप दिया था। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।